गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज वेलकम टू द जंगल मूवी रिलीज हो चुकी है और आज हम इस मूवी की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। तो गाइज स्टोरी शुरू होती है वालिया नाम के एक आदमी से जो इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाल ही में वालिया की मुलाकात फाइनेंस मिनिस्टर से होती है जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। फाइनेंस मिनिस्टर वालिया को बताता है कि उसके पास हजारों करोड़ों की दौलत है, उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है, इसलिए उसे अपना पैसे की हेरा फेरी करनी पड़ेगी और बहुत बड़ा लॉस दिखाना पड़ेगा। मैं तेरा दोस्त हूं इसलिए तुझे ये सब चीजें बता दे रहा हूं पहले ही, लेकिन इस बार इलेक्शन है और हमारा जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर कोई दूसरी सरकार आ गई तो तेरे घर पर रेड पड़ सकती है। इसके बाद दोनों एक मीटिंग रखते हैं। मीटिंग में डिसाइड होता है कि वो लोग एक फ्लॉप फिल्म बनाएंगे जिसमें डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक सभी लोग मीटिंग में मौजूद होते हैं। अब सिर्फ एक ही बात डिसाइड करनी थी, इस फिल्म का बजट कितना होगा। वालिया को जितना जल्दी हो सके अपना लॉस दिखाना था और उतनी ही जल्दी फिल्म भी कंप्लीट करनी थी, इसलिए वो इंडिया के सबसे बड़े दो फ्लॉप डायरेक्टर को बुलाता है जिनका नाम देवदास होता है। देवदास अब तक 15 फिल्म डायरेक्ट कर चुका है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी एक भी फिल्म एवरेज नहीं गई और ना ही थोड़ी हिट गई। उनकी हर एक फिल्म फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर जाती है। हालांकि उनकी पिछली फिल्म का बजट ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार इनके पास जो स्क्रिप्ट है उस पर अगर फिल्म बन गई तो 100% फ्लॉप होना तय है। लेकिन इस टीम में एक नैनसुक नाम का कैमरामैन भी है। उसकी एक आंख खराब है और दूसरी आंख पूरी तरह खराब है। फिर भी इस फिल्म में कैमरामैन है और पूरी फिल्म की शूटिंग वही करेगा। ये सब देखने के बाद वालिया को पूरा यकीन हो जाता है कि ये फिल्म 100% फ्लॉप होने वाली है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक हीरो है जिसका नाम राजीव है। पहले राजीव टॉप का हीरो होता था, लेकिन अब वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। अब वो सिर्फ थोड़ा बहुत भोजपुरी फिल्म में काम करता है, उससे ज्यादा काम नहीं मिलता है। वो सिर्फ थोड़ा बहुत भोजपुरी में फिल्म करता है, उससे ज्यादा काम नहीं मिलता और जो मिलता है उससे भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। इसके बाद देवदास और उनकी टीम राजीव से मिलने पहुंचती है। उस वक्त राजीव एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है। शूटिंग खत्म होने के बाद राजीव को 2000 रुपए मिलते हैं। तभी देवदास वहां आता है और राजीव को अपनी फिल्म के साइन के बारे में बताता है। राजीव बिना स्क्रिप्ट सुने ही फिल्म के लिए हाँ कर देता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे पूरी स्टोरी सुनाते हैं। जैसे ही स्टोरी शुरू होती है राजीव सो जाता है। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि राजीव सो नहीं रहा है बल्कि थिंकिंग कर रहा है। असिस्टेंट उन्हें यह भी बताता है कि फिल्म में कोई भी लव एंगल नहीं होगा और राजीव किसी भी तरह की रोमांटिक सीन्स नहीं करेगा। इसके पीछे भी एक वजह है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे राजीव नाडिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और दोनों रिलेशनशिप में थे। वहीं राखी नाम की भी एक लड़की थी जो राजीव को पसंद करती थी, लेकिन राजीव नाडिया के लिए बहुत ही ज्यादा रॉयल था और सिर्फ उसी से ही सच्चा प्यार करता था। एक दिन छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नाडिया को लगा कि राजीव राखी से प्यार करता है और उसे चीट कर रहा है। इस गलत फैमिली की वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। तब से राजीव ने ना कभी गर्लफ्रेंड बनाई और ना ही कभी किसी फिल्म में लव सीन किए। असिस्टेंट ये सारी बातें उन्हें बताता है और जैसे ही वो पूरी बातें बताकर खत्म करता है राजीव उठ जाता है। अब बात होती है राजीव की फीस की। राजीव फीस 50 करोड़ बताता है और वही राजीव सिर्फ 50 बोलता है। वालिया की बेटी जॉनी तुरंत मान जाती है और कहती है हम आपको 50 करोड़ देंगे। और ये सुनते ही राजीव और उसका असिस्टेंट दोनों शॉक हो जाते हैं। असिस्टेंट राजीव से पूछता है सर आपका मतलब 50 लाख था। राजीव कहता है नहीं, मैं तो 50,000 सोचा था। लेकिन इतना बड़ा ऑफर को देखकर राजीव की नीयत बदल जाती है। वो तुरंत बोलता है मुझे 50 करोड़ साइनिंग अमाउंट चाहिए, 50 करोड़ शूटिंग के टाइम, 50 करोड़ फिल्म कंप्लीट होने के बाद। ये सुनते ही जॉनी बिना किसी हेस्टिनेशन की बोलती है डन, हम आपको टोटल 200 करोड़ देंगे। इस बीच देवदास एक साइड पर आराम से बैठा होता है। तभी उसके फोन पर बार बार रोमियो नाम के आदमी का कॉल आता है और देवदास हर बार उस कॉल को कट कर देता है। दरअसल रोमियो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा डॉन होता है। थोड़ी देर बाद रोमियो के आदमी देवदास को किडनैप करके उसके सामने ले आते हैं।
क्योंकि देवदास ने 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे और अब तक वापस नहीं किए। यहीं से रोमियो और अन्ना की एंट्री होती है। तब पता चलता है कि रोमियो और अन्ना उदय और मजनू के भाई हैं और जैसे ही मजनू भाई को पेंटिंग का शौक था वैसे ही रोमियो भाई को भी पेंटिंग का शौक है। मजनू भाई ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें गधे के ऊपर घोड़ा था, लेकिन रोमियो ने उस पेंटिंग का सीक्वल बना दिया। इस बार घोड़े के ऊपर गधा है। देवदास उनकी पेंटिंग की इतनी तारीफ करता है कि रोमियो और अन्ना खुश हो जाते हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि देवदास एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म के लिए नए एक्टर्स की जरूरत है। दोनों सोचते हैं जब मौका मिला है तो एक्टिंग भी साथ में कर लेते हैं। रोमियो और अन्ना देवदास से कहते हैं हमें अपने 1.5 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें इस फिल्म में एक्टिंग करने का चांस दो और रोल भी लीड वाला होना चाहिए। देवदास तुरंत उनकी बात मान लेता है लेकिन एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि फिल्म की टीम को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप दोनों डॉन हो। अगर उन्हें ये सच पता चला तो कोई भी इस फिल्म में काम नहीं करेगा और फिल्म कभी बन नहीं पाएगी। रोमियो और अन्ना इस कंडीशन को मान लेते हैं। इसके बाद फिल्म के ग्रैंड ओपनिंग इवेंट होता है जहां वालिया पानी की तरफ पैसा उड़ा देता है। इस इवेंट में ऑडियंस को बताया जाता है कि फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है। राजीव को भी रोमियो और अन्ना के बारे में पता चलता है, लेकिन उसे यह कहकर बताया जाता है कि ये दोनों साइड रोल में रहेंगे। तभी वालिया अनाउंस करता है कि इस फिल्म के हीरोइन उसकी खुद की बेटी जॉनी होगी और वालिया को पूरा यकीन होता है कि अगर मेरी बेटी जॉनी हीरोइन बन गई तो ये फिल्म 100% फ्लॉप होगी। वालिया को बिल्कुल यकीन था कि ये फिल्म 100% फ्लॉप होगी। हमें एक और एक्ट्रेस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम नाडिया है और वो भी इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी है। उसे देखकर राजीव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका था। अब फिल्म स्टार्ट होने से पहले सभी एक्टर्स को ट्रेनिंग लेनी थी क्योंकि ये एक आर्मी बेस्ड फिल्म थी, इसलिए सबको पहले ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद ही शूटिंग शुरू होगी। इन सभी की ट्रेनिंग करवाने वाली थी तेजस्वी, जिसे सब लोग तेजा कहकर बुलाते थे। तेजा बहुत टफ और स्ट्रिक्ट थी। वो किसी पर भी रहम नहीं करती थी, चाहे कोई भी कितना भी ओल्ड या वीक हो। यानी हमें पता चलता है कि तेजा सिर्फ फिल्म की ट्रेनिंग नहीं बल्कि असली आर्मी की ट्रेनिंग दे रही होती है। जैसे सब लोग धीरे धीरे काफी स्ट्रांग हो रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान राजू और अन्ना के बीच अक्सर तकरार होती थी क्योंकि दोनों लीड रोल चाहते थे। आखिर में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। शुरुआत में राजीव ने फिल्म की लीड हैंडल की क्योंकि उसकी एक्टिंग और एक्शन सीन्स दोनों जबरदस्त थी, इसलिए राजीव ने शुरू में ही लीड रोल पकड़ लिया। लेकिन अन्ना को भी रोल चाहिए था। राजीव बस चाहता था कि वो कैमरे के सामने रहे और उसके पास सबसे ज्यादा स्क्रीन हो, इसलिए इस वजह से उसने एक बहुत ही डेंजरस स्टंट लेने का डिसाइड किया। यह स्टंट इतना रिस्की था कि राजीव के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जब अन्ना ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर राजीव इतना बड़ा स्टंट कर रहा है तो उसके भी ये सीन्स चाहिए। तब देवदास मान जाता है और कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक स्टंट रखते हैं। राजू जहां हेलीकॉप्टर से लटकता रहता है उसी हेलीकॉप्टर से अन्ना को भी लटकाया जाता है। लेकिन अन्ना को हाइट से बहुत ही डर लगता है। वो कहता है कि मैं ये स्टंट नहीं कर पाऊंगा। उसे नीचे उतारा जाता है। अब हमें फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है जिसमें लिखा था कि फिल्म के बीच में राजीव को विलन के हाथों से मार दिया जाता है। लेकिन जब राजीव को यह पता चलता है वो डिसाइड करता है कि वो नहीं मरेगा। अब शूटिंग स्टार्ट होती है और राजू के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलती हैं, लेकिन वो मर नहीं रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुम मर क्यों नहीं रहे हो तो राजीव कहता है मैं अपनी मरने वाली सीन में जान डाल रहा हूं। अगले सीन में वालिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसका लॉस दिखने का प्लान काम कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ जाती है और वो हर चीज ले जाते हैं। अब वालिया बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाता है। वालिया अपने मैनेजर दुबे को कॉल करता है और कहता है मैं पूरी तरह से खत्म हो गया हूं, मैं फिल्म में एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। जितना जल्दी हो सके फिल्म को खत्म करो, लेकिन अब मुझे फ्लॉप फिल्म नहीं बल्कि एक हिट फिल्म चाहिए क्योंकि अब मेरी पूरी जिंदगी इस फिल्म पर डिपेंड करती है।
तब वालिया का मैनेजर दुबे ये सब बात देवदास को बताता है। जब देवदास को जब ये बात मालूम चलती है तो आखिरकार वो हैरान रह जाता है, क्योंकि एक दिन में फिल्म कैसे पूरी होगी, क्योंकि फिल्म अभी सिर्फ 10% शूट हुई रहती है और अभी फिल्म बनने में कम से कम महीने का टाइम लगेगा। और कोई नॉर्मल एक्टर भी होता तो बात बनती है, लेकिन ये सब एक तरह से नमूने हैं और इनके साथ एक दिन में फिल्म को पूरी तरह शूट करना इम्पॉसिबल है। अब सारे एक्टर्स बैठे थे, वो सभी लोग सोच रहे थे कि आखिरकार उन्हें कौन सा रोल मिलेगा, लेकिन तभी उन्हें बताया जाता है कि अब फिल्म सिर्फ एक दिन में शूट होगी और एक दिन में ही इसे पूरा करना ही होगा। इस बात पर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी एक्टर्स एक दूसरे से खुश नहीं होते हैं और ना ही उनके काम से बात यहां तक पहुंच गई थी कि हाथापाई तक होने वाली थी। लेकिन तब देवदास सामने आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर इस तरह लड़ते रहे तो किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा पैसा मिलने वाला था। इसलिए सब चुप हो जाते हैं और देवदास की बात मान लेते हैं। देवदास कहता है कि हमारे पास एक बड़ी चुनौती है और हमें 24 घंटे में फिल्म को पूरा करना होगा। अब हम एक असली लोकेशन पर शूट करेंगे जहां सारे लोग एक्टर्स हैं। असल में वो एक ऐसा गांव की बात कर रहे हैं जो असली गांव है, लेकिन किसी भी एक्टर को ये नहीं बताया गया था कि ये लोग असली गांव वाले हैं। ये गांव डोमिनिक ने बताया था, लेकिन डोमिनिक ने ये भी बताया था कि ये गांव बहुत खतरनाक है। इस गांव में अक्सर डाकू लोग हमला करते हैं और अगर आप लोग एक्टिंग करने गए और वहां डाकू आ गए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके बाद सीन उसी गांव की तरफ शिफ्ट होता है। उस गांव का नाम आजादगंज होता है। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर शिफ्ट था, इसलिए गांव में एक डाकू अक्सर हमला करता है जिसका नाम जतारा था। ये समझ लो कि आजादगंज अभी तक आजाद नहीं हुआ है। गांव में अब्दुल्ला और हसीन नाम के 2 आदमी रहते हैं और ये लोग गद्दार हैं जो जकारा के साथ मिलकर गांव में कुछ भी होता है तो वो सारी बातें जकारों को बता देते हैं। अब जकारा अक्सर इस गांव में आता है, जो भी गांव वालों से मिलता है वो सारी चीजें से लूट लेता है। वो गांव वालों से हर एक चीज लूट लेता है, इन गांव वालों पर जुल्म करता है। इस गांव में हम जोया नाम की एक औरत को देखते हैं जिसकी एक बेटी थी। उसके पिता को कुछ दिन पहले ही मार दिया जाता है और जोया अक्सर सिर्फ एक ही सपना देखती है कि उनका आजादगंज किसी दिन आजाद होगा। लेकिन जकारा उसे पसंद करता है, लेकिन जोया ने हमेशा जकारा को नकारा है और जकारा कभी भी जोया के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जकारा चाहता है कि जोया अपनी मर्जी से उसे एक्सेप्ट करे और उसके साथ रहे। जोया की एक बेटी होती है जिसका नाम था उर्फी और बचपन में ही उसकी आवाज चली जाती थी। इस वजह से वो अब कुछ भी नहीं बोल पाती है। लेकिन गांव वाले इन डाकुओं के हमले से अक्सर परेशान रहते हैं और वो अपनी जिंदगी ठीक तरीके से जी भी नहीं पा रहे हैं। हमेशा ही डाकुओं से डर लगता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि देवदास को लगता है कि जिस दिन वो फिल्म की शूटिंग के लिए आजादगंज जाएगा, जरूरी थोड़ी ना है कि उसी दिन टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन इसलिए वो लोग आराम से शूटिंग करके वापस आ जाएंगे। इसके बाद पूरी टीम 3 हेलीकॉप्टर के जरिए आजादगंज पहुंच जाती है। उसकी स्ट्रेटजी कुछ अलग थी। वो लोग सिर्फ एक कैमरे से नहीं बल्कि कई ढेर सारे कैमरे पूरे गांव में सेट कर देते हैं, जैसे बिग बॉस की तरह, जहां हर मूवमेंट अलग अलग कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। सक्सेस को पहले ही सीन समझा दिया गया था कि कुछ टेररिस्ट गांव पर अटैक करने आएंगे और तुम लोगों को उन्हें मारना होगा। गांव पहुंचते ही उनकी मुलाकात अब अब्दुल्ला और हसीन से होती है। एक्टर्स को लगता है कि शायद ये लोग टेररिस्ट हैं और उन्हीं पर अटैक करना चालू कर देते हैं। अब्दुल्ला उनके सामने झुक जाता है और कहता है, मैं आपको गांव तक लेकर चलता हूं। आज के बाद मैं कभी अपने गांव वालों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। आपसे मैं अपने गांव वालों का साथ दूंगा। जिसके बाद अब्दुल्ला उन्हें जकारा के बारे में सब कुछ बता देता है। जकारा का नाम सुनते ही एक्टर्स को लगता है कि शायद फिल्म का असली विलन यही है। फिर सभी एक्टर्स गांव वालों से मिलते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब फिल्म का ही सेटअप है और गांव का हर इंसान अपने कैरेक्टर्स प्ले कर रहा होता है। गांव वाले अपनी परेशानी और दुख दर्द सब बताते हैं, लेकिन एक्टर्स को लगता है कि ये सब कुछ एक एक्टिंग है। तभी राजीव की नजर कैमरे पर पड़ती है। उसके अंदर का हीरो जाग जाता है। वो जोश में कहता है, मैं इस गांव को हर मुसीबत से बचाऊंगा।
मैं इस गांव को हर मुसीबत से बचाऊंगा, जकारा से बचाऊंगा। तभी जोया उसके पास आती है और वो इमोशनल होकर उससे कहती है, तुम 20 साल तक कहां थे? 20 सालों से गांव वालों पर जुल्म हो रहा था। सभी लोग बहुत दुखी और परेशान थे। उन्हें लगता था कि अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनको कोई बचा सकता है। जोया रोते हुए राजीव से कहती है, 20 सालों से हम गांव वालों पर इतना जुल्म हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक्टर्स को लगता है कि जोया कमाल की एक्टिंग कर रही है। ये देखते हुए नाडिया न मजाक में कहती है, अगर ऐसा ही एक्टिंग करती रही ना तो ये हमारा पूरा करियर खा जाएगी। देवदास को एक ही दिन में पूरी फिल्म की शूटिंग करनी होती है, इसलिए उसने किसी एक्टर को पूरी स्क्रिप्ट नहीं बताई हुई होती है। उसने सिर्फ सिचुएशन को समझाया होता है और बाकी सब राजीव अपनी तरफ से पूरा इम्प्रोवाइज करता है था। वो अपनी पूरी एक्टिंग कंप्लीट कैमरे पर दिखा रहा था। पावरफुल डायलॉग डिलीवरी और सबसे ज्यादा सीन्स वो कर रहा था। देवदास सोचता है कि फिल्म को जल्दी खत्म करना होगा, इसलिए अब क्लाइमेक्स शूट करता है। वो कहता है कि 3 से 4 लोग को विलन बनाकर ले आते हैं, उनसे एक फाइट सीक्वेंस करवाते हैं और फिल्म यही खत्म कर देंगे। लेकिन उसी वक्त जकारा के असली 4 गुंडे गांव में पहुंच जाते हैं। देवदास को लगता है कि शायद ये लोग देव और दास के ही आदमी हैं। वो कहते हैं, वाह बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे ही वो 4 गुंडे सामने आते हैं, सारे एक्टर्स उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें बुरी तरह से पीटने लगते हैं, क्योंकि किसी को रोल नहीं बताया गया था, इस सिर्फ सिचुएशन समझाई गई थी। हर एक्टर चाहता था कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सीन्स हो। इसके बाद देव और दास सोचते हैं कि फिल्म में एक गाना भी होना चाहिए। सब गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं और देव और दास को लगता है कि फिल्म हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। लेकिन गांव वालों को इन नकली सोल्जर्स से सच में उम्मीद हो जाती है। उन्हें लगता था कि ये लोग उन्हें जकारा से बचा लेंगे। तभी अचानक जकारा अपनी असली सेना के साथ गांव में पहुंच जाता है। इस बार सिर्फ 4 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों गुंडे के साथ वो पहुंचता है। राजीव अब भी कैरेक्टर में वो था और वो अपने तगड़े तगड़े डायलॉग जकारा के सामने बोल रहा था हीरो की तरह। तब देवदास को समझ में आता है कि ये कोई एक्टर नहीं बल्कि असली गुंडे हैं और जकारा सचमुच में एक खतरनाक क्रिमिनल है। वो धीरे धीरे सब एक्टर्स को सच बताना चालू करता है, लेकिन राजीव को किसी ने कुछ भी नहीं बताया होता है। जब जकारा असली गोलियां चलाने शुरू कर देता है, तब राजीव और यकीन होता है कि ये कोई शूटिंग नहीं हकीकत है। अब उसे डर लगने लगता है कि इतने डायलॉग मारने के बाद सबसे पहले जकारा उसको ही मारेगा। अब गांव वालों को भी समझ आ चुका था कि ये कोई असली सोल्जर नहीं बल्कि फिल्म की शूटिंग के लिए ये लोकल सोल्जर्स हैं, जो अब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जकारा को खुश करने के लिए जेनी, नाडिया और राजीव उसके सामने डांस करने लगते हैं। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि जकारा से बात करने आखिर कौन जाएगा। सब दलार मेहंदी का नाम लेते हैं, लेकिन वो मजाक में कहता है, दिलार नाम रखने से कोई दिलार नहीं हो जाता है। मेरी वाइफ का नाम शांति है, लेकिन वो हमेशा लड़ती रहती है। और मेरी साली का नाम शर्मिला है, लेकिन उससे ज्यादा बेशरम मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। आखिरकार राजीव को ही जकारा के पास जाना पड़ता है। तब जोया आगे बढ़ती हुई है और कहती है, मुझे पता है कि तुम लोग असली सोल्जर नहीं हो। शायद तुम हमें कभी नहीं बचा पाओगे। तुम्हें हमें धोखा दिया है, लेकिन तुम भी इंसान हो और मैं नहीं चाहती कि तुम सब मारे जाओ। फिर वो जकारा से कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जकारा मुस्कुरा देता है और कहता है, बस मुझे यही चाहिए था। मैं शाम को 5:30 बजे वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक ये सारे नकली सोल्जर यहाँ से चले जाएं। इतना कहकर जकारा चला जाता है। सारे एक्टर्स हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां जकारा उनकी टीम को, लेकिन तभी जकारा की वजह से वो सभी एक्टर्स के बीच में मतभेद हो जाती है और 2 टीम्स अलग हो जाती हैं। तरफ राजीव और उसकी गैंग कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ अन्ना की टीम कहती है कि हमें जोया और उनके गांव वालों का साथ देना चाहिए। जोया ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी है
और अब वो जकारा के पास जा रही है। इसलिए हम गांव वालों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लेकिन राजीव और उसकी गैंग इस बात से सहमत नहीं होती हैं। उनका कहना था कि हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां रुके तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और हमारी जान जा सकती है। तभी जोया वहां आ जाती है। राजीव को लगता है कि शायद जोया भी उसके साथ गांव छोड़कर जाने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो जकारा गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बेटी उर्फी को अपने साथ ले जाओ। ये बोल नहीं सकती, लेकिन इसे एक नई जिंदगी मिलनी चाहिए। राजीव भारी दिल के साथ उर्फी को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में अचानक से चमत्कार होता है कि उर्फी की आवाज वापस आ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ माँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि अन्ना की टीम गांव वापस पहुंच जाती है। वहां जकारा से बहुत सारे गुंडे भी भिड़ जाते हैं। वहां जकारा के बहुत सारे गुंडे भी गांव में मौजूद होते हैं और गांव वालों पर जुर्म कर रहे होते हैं अन्ना और उसकी गैंग उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे कई गुंडों को मार गिरा देती हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद सिचुएशन उल्टा हो जाती है। जकारा के गुंडे उन पर भारी पड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अन्ना की पूरी टीम वहीं खत्म हो जाएगी। तभी हीरो वाली एंट्री हो जाती है राजीव की और उसकी टीम की। राजीव अपने साथियों के साथ जबरदस्त एक्शन करते हुए बैटलफील्ड में उतरता है और सब मिलकर जकारा के गुंडों को मार गिराते हैं। बहुत ही धमाकेदार फाइट सीक्वेंस के बाद वो जकारा के सारे मौजूद गुंडों को मार गिराते हैं और इस गैंग को पहले दौर जीत लेते हैं। कहानी फिर यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब बताओ गाइस, तुम लोग को ये कहानी कैसी लगी और ये मूवी की स्टोरी कैसे लगी आखिर। ऐसी ही मूवीज अपडेट और मूवीज स्टोरी के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए प्री एक्स माही स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।